Good morning, friends. Hello. We have seen in our first part that United Nations function, background, then chronological or establishment, then objectives of United Nations, then principles क्या थे United Nations के, फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर किस तरह से उन्होंने किस तरह से यूनाइटेड नेशन के सिंक्स मेन ऑर्गन्स के बारे में बताया, जैसे जनरल असेंबली हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप, सीक्रेट्स, देन तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा. सो लेट अस स्टार्ट अवर सेकेंड पार्ट. इन अवर सेकेंड पार्ट वी हैव स्टार्ट फ्रॉम secretaries. So let us start our chapter. Secretaries. The secretary has the responsibility of carrying out the administrative task of United Nations. अभी secretaries जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो टास्क कह सकते हैं या फिर कोई वर्क उसे वो ये करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. द चीफ ऑफ द सेक्रेटरीट इज द सेक्रेटरी जनरल. सेक्रेटरी जनरल होता है उनका चीफ. अब ये लेटेस्ट राइट ये आपको इस टॉपिक में से कैंसिल किया गया है, मीन्स ओमिट कर दिया गया है. He is selected by the General Assembly and Security Council. अब उन्हें किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है सेक्रेटरी चीफ को, तो उन्हें सेलेक्ट करने के लिए जनरल असेंबली रिस्पॉन्सिबल होती है और सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होती है. His tenure is of 5 year और उनका जो ईयर होता है मीन्स 5 साल के लिए उन्हें चुना जाता है. अब इस सेक्रेटरीज के फंक्शंस क्या होते हैं? To call international conference on a global problems like climate change, human rights, disarmaments, etc. अब उनके जो काम होते हैं, काम क्या होते हैं, तो कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जैसे अभी देखिए अभी आप हमारे महाराष्ट्र में ही देख सकते हैं कि देखिए जनवरी में बारिश हो रही है. सो ये क्लाइमेट चेंजेस है. ह्यूमन राइट्स मीन्स मानवीय अधिकार के लिए, डिसआर्मेंट्स एक्सेट्रा आर्म्स से लेकर रिलेटेड है. टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल. अब जनरल असेंबली के साथ जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, वो क्या करते हैं, सेक्रेटरीज करते हैं, राइट. टू कंपील इंफॉर्मेशन, उनका काम होता है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दे. टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द मीडिया, और तो और उनका ये भी काम होता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो मीडिया को सप्लाई करें. Now we can go for our next point, that is the International Court of Justice. अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स द जुडिशियल ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन. अब यूनाइटेड नेशन की ये एक ब्रांच है इंटरनेशनल कोर्ट. ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ किस तरह का उनका कोर्ट होना चाहिए, क्या जुडिशियल ब्रांचेस कैसे होनी चाहिए. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हेग इन द नेदरलैंड. अब नेदरलैंड में उनका वो कोर्ट है, लोकेटेड है. देयर इज अ 15 जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उस कोर्ट में 15 जज है इंटरनेशनल कोर्ट में. दे आर चूजन बाय द जनरल असेंबली एंड द सेक्रेटरी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल. एवरी जज हैज अ टेंचर ऑफ 9 ईयर. और तो और उनका चुनाव जो भी करते हैं, उनका चुनाव क्या करती है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल करती है, और उनका टेंचर मीन्स उनका जो पीरियड है, ड्यूरेशन है उनका 9 साल का होता है. अब उनके फंक्शंस किस तरह से होते हैं? टू सेलेक्ट द डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर मेंबर ऑफ द नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. उनके भी अब टू सेटल करना है डिस्प्यूट्स में, 2 मेंबर और उससे ज्यादा लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व करना, सेटल करना. टू इंटरप्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ऑथेंटिकली, और जो भी इंटरनेशनल लॉज है उसे ऑथेंटिकली इंटरप्ट करना है, प्रॉपर वे में सिंक्रोनाइज करना है. टू एडवाइज द वेरियस ऑर्गन्स और सब्सिडरी बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अबाउट लीगल इश्यूज. अब जो भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स हैं, अभी जैसे हमने 6 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, तो उनके जो भी लीगल इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन्हें किस तरह से यूनाइटेड नेशन की सब्सिडरी बॉडीज में इंक्लूड करना है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल. अब इंटरनेशनल लेवल की कोर्ट्स जिसे हम कह सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. हमने इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में पढ़ा, तो उनका मेन जो लोकेटेड है वो इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे, तो वो नेदरलैंड में है. और उस कोर्ट में 15 जज होते हैं, तो 15 जजेस होते हैं, और उनका जो पीरियड होता है वो 9 ईयर्स का होता है. अब उनके फंक्शंस भी हमने पढ़े, तो वो कैसे फंक्शंस होते हैं, तो वो 2 देशों के बीच के या 2 से ज्यादा मेंबर्स के बीच का जो भी डिस्प्यूट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे किस तरह से सेटल करते हैं. देन वो इंटरनेशनल लॉ को ऑथेंटिकली स्प्रेड करते हैं. उसके बाद द एडवाइस एंड द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ सब्सिडरी. अब जो 6 ऑर्गन्स हमने पढ़े उनको यूनाइटेड नेशन अबाउट लीगल इश्यूज के बारे में बताया जाता है. अब इंटरनेशनल कोर्ट जो है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एन intergovernmental organization and international tribunal. Its headquarters are at the Hughes in the Netherlands. The International Criminal Court has the jurisdiction to protest individual for the international crimes of the uh,
genocides, crime against humanity, and war crimes that are of the concern of the international community. अभी इंटरनेशनल कम्युनिटीज से रिलेटेड है, वॉर हो गया है या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज हो गया, तो इन सब चीज को प्रोटेस्ट करते हैं, राइट. नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट पेज, दैट इज 81, द ट्रस्टीशिप काउंसिल. अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द टेरिटरीज that were undeveloped were placed under the responsibility of the developed nation. अब जो भी था वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेवलप्ड हुआ, अनडेवलप्ड प्रॉब्लम जो नेशंस थे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हें डेवलप करने की, द लेटर वेयर सपोज टू हेल्प ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रस्ट territories, and once they attained independence from their colonies, help establish democracy. The work of the trusteeship council is over as there no trustee territories left. अब उन्होंने क्या किया? ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या था? वर्क था उनका कि एस्टैब्लिश करना, कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना, इंडिपेंडेंट कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना, वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना, तो ये सारी चीजें उनकी काम थी. द वर्क ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंडेड व्हेन पल्लू गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1 November 1994. पल्लू is an island in the Pacific Ocean 500 मीटर ईस्ट ऑफ द फिलीपाइंस. अब फिलीपाइंस से 500 मीटर ईस्ट में है ये पैसिफिक में पल्लू करके, जो 1 November 1994 में इंडिपेंडेंट हुआ था, राइट. ट्रस्टी वर्क काउंसिल जो कहते हैं जिसे. देन वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल. अब मिलेनियम मीन्स हजारों की तादाद में जो डेवलपमेंट गोल्स थे, क्या थे यूनाइटेड नेशन के गोल, किस तरह से उन्हें डेवलप करना था सारी चीजों को. तो वी कैन सी दैट the United Nation members nations come together in 2000 and decided upon the development goal for the new millennium. नए इसके लिए some of the important goals are as follows. अब कुछ नए गोल उन्होंने बनाए, वो क्या थे? To eliminate poverty and hunger. अब उनका सबसे पहला मोटिव क्या था? कि गरीबी और भूखमरी हटाना. टू मेक द फैसिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल. और तो और उनका सबसे बड़ा मोटिव था कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल करके देना. टू ब्रिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, रिड्यूस इन्फिनिटी मोर्टिलिटी रेट्स. एम्पावरमेंट हटाना, वुमेन्स एम्पावरमेंट मीन्स औरतों के लिए ये करना, मोर्टिलिटी देना, रेट्स बढ़ाना, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य ढूंढना. टू टेक स्पेशल केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. और तो और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके हेल्थ को लेके ज़्यादा स्पेशल केयर होनी चाहिए. टू फाइट डिसीज लाइक एड्स, मलेरिया एक्सेट्रा. और सबसे बड़ा एड्स जैसी बीमारी है, मलेरिया जैसी बीमारी, उनके खिलाफ लड़ना. टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इंक्रीज द कॉपरेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. और तो और उन्हें प्रोटेक्ट करना था एनवायरमेंट को, और तो और कॉर्पोरेशन बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बनाए रखना था. जो डेवलप कंट्री और जो डेवलप होने वाली कंट्री है एक दूसरे से जोड़े रखना. अ टाइम पीरियड हैज बीन डिसाइडेड टू अचीव दिस गोल. और ये पीरियड कैसा है कि इसे वक्त लगता है हर चीज को करने के लिए. इंडिया हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल विद द हेल्प ऑफ UNICEF एंड यूनेस्को. इंडिया ने इन सब चीजों में मदद ली इस गोल को अचीव करने के लिए. यूनिसेफ इज एन एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. अब यूनिसेफ है, ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है. It worked towards making nutrition food and healthcare available to children. Several workshops were organized in India to find out measures to overcome malnutrition among babies and children. UNESCO, another affiliated organization of the United Nations, worked towards peace and security in the world by promoting cooperation between member countries in the field of education, science and culture. अब देखिए ये दो ऑर्गेनाइजेशन है. एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के लिए फूड प्रोवाइड करने से लेके उनकी हेल्थ का केयर करना, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य मीन्स अब कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड में शांति प्रस्थापित करना और सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ये चीजें करती है. नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द यूनाइटेड नेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस. अब शांति किस तरह से बनाए रखनी है यूनाइटेड नेशन में. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू सेटल इंटरनेशनल conflict peacefully. The United Nations charters lay down the way and means to be employed to achieve this goal. It includes appointing an intermediary acceptable to the nations involved in the conflict, use the legal procedure, appoint an arbitrators to solve the disputes, and if needed to take rescue to military means and ensure that conflict will not occur again. अब जो भी यूनाइटेड नेशन का चार्टर है मैंने उनका प्लान है, गोल अचीव करना है, किस तरह का गोल अचीव करना है, तो उन्होंने अपॉइंट किया कि किस तरह से प्रोसीजर होनी चाहिए. अपॉइंट एंड आर्बिट्रेटर, सॉल्व द डिस्प्यूट्स, जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें किस तरह से, इफ नीडेड टू रेस्क्यू मिलिट्री, अगर नीड है जरूरत है तो मिलिट्री को भी
सहारा लेना चाहिए, और ऐसा सहारा हो कि ये जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो, वो फिर से उद्भव मीन्स फिर से नहीं होनी चाहिए. In modern time, human security has been threatened by the terrorism act and religious conflict. अब सबसे बड़ा थ्रेटन क्या था कि टेररिज्म है, जातिवाद है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है. एज अ रिजल्ट द फंक्शन ऑफ securing peace of the यूनाइटेड नेशन हैज अकर्ड a lot of importance, और उन्होंने उसे ज्यादा महत्व दिया. The United Nation makes important to ensure that violence does not erupt in a stream tombs areas, and no nomically is restored as soon as possible by, for example, starting school, creating awareness among the people about human rights, make social, economic, political facilities available, conducting elections, etc. और उन्होंने सबसे ज्यादा अवेयर क्या किया, एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने कि किस तरह से होना चाहिए. तो स्कूल स्टार्ट होनी चाहिए, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ पीपल्स को, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, इलेक्शन कैसे कंडक्ट करना चाहिए. तो इन सारी चीजों पर उन्होंने जोर दिया. Now find out about the campaign runs by the United Nations to establish peace in a country like Yugoslavia, Namibia, Cambodia, Solomia, Haiti, Thailand, etc. Make a list of the names of a member country which are at the forefront in sending their troops in the United Nations peacekeeping forces. This is your activity number 2. Now we can go for our next topic, that is a United Nations peacekeeping. Okay. The peacekeeping activity of the United Nations involves creating appropriate circumstances favorable for bringing about a permanent peace in the strife-torn areas. The peacekeeping force helps these areas to progress towards peace. In conflict-ridden areas, security in provide at the same time help in the extent for the established peace. अब देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मीन्स किस तरह से शांति बनाए रखना है, किस तरह से किन एरियाज में परमानेंट शांति होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को एरिया रिडन एरियाज को किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उनकी हेल्प कैसे करनी चाहिए, किस तरह से वहां पे शांति बनाए रखनी चाहिए, ये सारी चीजें काम ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मीन्स शांति बनाए रखने के लिए वहां की मिलिट्री फोर्स करती है. The United Nations take up peacekeeping as one of the tasks for guarding and fostering peace in the world. Following things are other action. The United Nations में टेक सप्लीमेंट्री टू पीस कीपिंग एक्टिविटी. अब पीस कीपिंग एक्टिविटीज क्या होती है? प्रिवेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एंड मेडिटेशंस. देखिए, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में जो भी है उनको कॉन्फ्लिक्ट या मेडिटेशन एक्चुअली एस्टैब्लिश पीस, शांति बनाए रखना. इम्प्लीमेंट ऑफ अ मेजर ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस, पीस बिल्डिंग, शांति बनाए कह सकते हैं. द यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया. अब यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया का क्या? इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड इन द डिफरेंट कॉन्फ्रेंस दैट वर हेल्ड बिफोर द एस्टैब्लिश ऑफ यूनाइटेड नेशन. इंडिया ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में उनमें सहभाग हुए हैं. इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द ब्रिंगिंग इशू लाइक decolonization, disarmaments, rascal regressions on the United Nations platform. In 1946, India was the first country to raise the question of racism in the United Nations. India has always led the discussion about the problem of undeveloping and developing countries. India has always sent her troops to participate in the United Nations peacekeeping forces. Not just that, India has sent an all-women peacekeeping forces as well. It is evident from the foregoing analysis that India makes serious efforts to solve international conflict by peacefully. और इंडिया जो भी है हर इसमें सहभाग होती है. उन्होंने उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ सेंड की है, और उन्होंने कोशिश की है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो भी है उसे पीसफुली शांतिपूर्वक सुलझाया जाए. तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे सेकेंड पार्ट में पढ़ी. हमने हमारे सेकेंड पार्ट में हमने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने सेक्रेटरीज के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने मिलेनियम ट्रस्टी काउंसिल्स, ये सारी चीजें हमने हमारे और हमने द यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया इनके बारे में पढ़ा. नाउ यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड फ्रेम 10 क्वेश्चन इन योर एच